Hello all students. In this video we shall going to learn the chapter number 12 एक नई शुरुआत, जिसके लेखक हैं जाकिर अली और उनका उपनाम है रजनीश। उनका जन्म सन 1975 में हुआ था। जाकिर अली रजनीश एक जाने माने प्रसिद्ध लेखक हैं, जिनकी वैज्ञानिक विषय लेखन में सविशेष रुचि रही है। उनके 4 वैज्ञानिक उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानी संग्रह सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनमें चमत्कार, सपनों का गाँव, विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य है। गिनी पिग, समय के पार इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, सर्जना पुरस्कार सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषय कृति है। इस कृति में मानव देह को तरंगों में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और तंत्र संबंधी किए जाने वाले प्रयोगों का एक हैरतअंगेज वर्णन रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ 2 वैज्ञानिकों की अद्भुत सिद्धि का वर्णन प्रस्तुत। प्रोफेसर रामिस और उनके सहायक माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे। अब यहाँ पे 2 प्रोफेसर यानी कि साइंटिस्ट की बात की है। रामेश और उनके सहायक थे माधवन। उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं, असंभव भी था। मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न हो रहा था। मानव प्रक्षेपण जो है मतलब प्रक्षेपण क्या होगा, फेंकना, ऊपर से मिलना। तो किसी मानव को किसी और जगह पे पहुंचाने का जो उन्होंने यंत्र बनाया था वो आज संपन्न हो रहा था। 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटर और द्रव्य विश्लेषण यंत्रों द्वारा निर्मित वह मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभक्त था। यंत्र का एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में तथा दूसरा भाग वहां से 500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर में स्थापित किया गया था। प्रोफेसर रामेश ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा। उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था। कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोफेसर रेड्डी का सिग्नल दिया। प्रोफेसर रामेश ने अपने सहयोगी माधवन को फोन पर अलर्ट दिया और धड़कनें दिल के साथ कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रविष्ट हो गए। अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया। दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन दम सांधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए था। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होना प्रारंभ हो गया था। बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक क्षण एक साल के बराबर लग रहा था और इसी अंतराल के बीच सहसा उसके दिमाग में वह घटना खो गई जब वह प्रोफेसर रामेश से पहली बार मिला था। वह ऐसा ही एक गर्म दिन था जब वह प्रोफेसर रामेश के जिगरी दोस्त आनंद मेहता के सिफारिश पत्र लेकर पहली बार उनके लैब में पहुंचा। उस समय वे अपनी कंप्यूटर पर झुके हुए थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामेश ने सहर्ष से अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान कर दी। माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, पर जब उसे कुछ समझ में ही नहीं आया तो उसने पूछ लिया, सर, आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। प्रोफेसर रामेश ने माधवन के चेहरे की ओर देखा, जैसे वे यकीन कर लेना चाहते हो कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बातें शेयर की जा सकती हैं अथवा नहीं।
हालांकि माधवन के साथ आनंद की प्रस्तुति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांककर उसे परख लेना उचित समझा। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रशिक्षण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे। प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। आखिर जब उससे रहा न गया तो वह पूछ ही बैठा, सर, क्या आप वास्तव में ऐसा संभव है? प्रोफेसर रामिस ने माधवन की ओर देखा जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो। वे बोले, क्यों नहीं भेजा जा सकता? कहते हुए प्रोफेसर रामिस एक क्षण के लिए रुके, पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई, अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार से अणुओं से मिलकर बनती है। अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है उससे अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन के कारण। यहाँ ये तो बहुत सामान्य सी बात है। माधवन ने उनकी बात का समर्थन किया। अब ये दोनों के बीच जो है जब पहली बार दोनों मिले थे, प्रोफेसर रामिस और जो माधवन है वो उसकी बात कर रहे हैं कि जब उन्हें मिले थे तब उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया था कि वो एक जो है मानव प्रशिक्षण यंत्र बनाने वाले हैं। तो माधवन को बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने पूछा था, क्या ये संभव है? क्या मानव प्रशिक्षण या मानव की आकृति या मानव को किसी और स्थान पर भेजा जा सकता है मशीन से? तो उन्होंने कहा, हाँ, क्यों नहीं भेजा जा सकता? अगर हर एक जो जीव है वो किसी परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से बना है तो उसकी आकृति क्यों नहीं बनाई जा सकती? तो उसको कहीं और भेजा क्यों नहीं जा सकता? यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझना हो तो हम क्या करेंगे? हम उस वस्तु के अणुओं, परमाणुओं का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। यह ठीक वैसा ही है जैसा किसी मशीन के अंदर के कलपुर्णों की बनावट और उनके कार्य करने की विधि। माधवन मूर्तिवत प्रोफेसर रामिस की बात सुन रहा था। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था। यह तो रही बनावट की बात। अब आती है किसी वस्तु के तरंगों के माध्यम से कहीं भेजने की बात। तुम्हें मालूम ही है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हैं। यह ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाए जाते हैं। परमाणु रिएक्टर क्या होता है? एक मशीन होता है जिससे परमाणु को गिना जा सकता है, उसका जो है उसके ऊपर सर्च किया जा सकता है। इससे हम यही आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों से विभिन्न किया जा सकता है तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्वों को दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारा जो ये पूरा चैप्टर है उसमें यही पूरी साइंस की बात की है, विज्ञान की बात की है कि ये परमाणु है और जो अणुओं से बने हैं, अगर उसे हम तोड़ सकते हैं तो उसे जोड़ा भी जा सकता है और वापस उसे मूल रूप में भी लाया जा सकता है। हाँ, यह तो है। माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया। प्रोफेसर रामिस ने अपनी बात आगे बढ़ाई और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार से तत्वों से मिलकर बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती है वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभिन्न और वापस उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफ़ी जटिल और श्रमसाध्य होगी। कहते हुए प्रोफेसर रामिस ने एक लंबी सांस ली।
मतलब ये इनका वक्तव्य एकदम जारी था। वो समझा रहे थे कि कैसे मैं ये सब पूरा प्रोजेक्ट करने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, किसी भी वस्तु के साथ ये करना आसान है कि उनके अंगों को तोड़ के वापस जोड़ना, मूल रूप में लाना, पर किसी जीवित व्यक्ति के साथ करना ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा जटिल है और थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, पर ये किया जा सकता है। ये पॉसिबल है कि हम किसी भी जीवित व्यक्ति के अंगों को तोड़ सकते हैं और वापस उसे मूल रूप में भी ला सकते हैं। प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गया। एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही न पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे अथवा शंका। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है। शायद तब माधवन को नहीं लगा, माधवन को ये लगा है कि ये शायद काम नहीं होगा हमसे, हम करने तो वाले हैं, पर यह काम इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसमें उसे शंका भी है मन में, तो प्रसन्नता भी है कि ये कोई ऐसा कोई प्लान बना रहे हैं, ऐसा कोई यंत्र के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल खोदा और वह बोले, बिना रह न सका सर, माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है, पर इससे यह कैसे सिद्ध होगा कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं? मतलब उसके सवाल आया उसके मन में, उसने सवाल सर से पूछ लिया कि ये तो चलो सीधे, चलो आप जो बोल रहे हो सही है, एक किसी को हम बना सकते हैं, उसको फिर तोड़ भी सकते हैं अणुओं के द्वारा, पर किसी व्यक्ति को दूसरी जगह हम कैसे किसी यंत्रों के बिना भेज सकते हैं? तो अब जो आगे का जो इस सवाल का जो जवाब है वो माधवन का सवाल है, उसका जवाब प्रोफेसर रामीस कैसे देंगे वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड